Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals based on the Lenz formula, and now we shall discuss the refraction at a convex spherical surfaces. यानी कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए या इसको समझने के लिए कुछ जो है एजम्पशंस किए गए हैं रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। सम एजम्पशंस यूज्ड इन रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। अब क्या एजम्पशन है? सबसे पहला एजम्पशन है द ऑब्जेक्ट टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट चूज करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है डायमेंशन लेस होगा, उसको हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। सेकेंड एजम्पशन है द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस और स्फेरिकल सरफेस इज टेकन टू स्मॉल। जो अपर्चर होगा यानी कि जो रिफ्रैक्टिंग एरिया होगा स्फेरिकल सरफेस का वो बहुत ही छोटा हमें लेना है। ये हम मान करके चल रहे हैं, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर है वो बहुत ही स्मॉल है। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्मॉल सो दैट साइन और टेंजेंट्स ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल टू एंगल देमसेल्व्स। कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है और हमें लेना है 10i, तो ये जो है हम i के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, या साइन i भी अगर हम लेंगे तो इसको हम इक्विवेलेंट टू i लिख देंगे। यानी कि टेंजेंट या साइन किसी एंगल का, एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन का टेंजेंट लेंगे तो वो एंगल इटसेल्फ के इक्वल लगभग होगा, यानी कि 10i लगभग i के ही इक्वल होगा और साइन i जो है लगभग i के ही इक्वल होगा। ठीक ना? टेंजेंट और साइन के जो एंगल होंगे वो टेंजेंट ऑफ एंगल जो है वो एंगल के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब यही है, क्योंकि अगर एंगल की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू लगभग सिमिलर आता है, बहुत स्मॉलर एंगल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसलिए पहले ही हमने मान लिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेरी स्मॉल, और जब ये स्मॉल होंगे तो साइन एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल, या 10 एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जिनको हमें रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स या कॉन्केव सरफेसेस पढ़ते समय तीनों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये तीनों एजम्पशन आप नोट कर लेंगे और इनको ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। दूसरी बात, साइन कन्वेंशन जो होगा वो एज यूजुअल होगा, जैसा हम लोग पहले पढ़े हैं। सारे डिस्टेंसेस जो है ऑप्टिक सेंटर से, यानी कि पोल कहें ऑप्टिक सेंटर से मेजर किए जाएंगे। दूसरी बात, इंसिडेंट रे के अलोंग जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो किया जाएगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि साइन कन्वेंशन जो है एज यूजुअल होगा। अब यहाँ पर जो है हमें रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में स्टडी क्या करना है, हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इनके बीच जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच जो है एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, यानी कि एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है सीधे सीधे तौर पे कहें तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चूँकि हमें काफ़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें हम यही करने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच जो है रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए जो है पहला केस हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन रेयरर मीडियम ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, रेयर मीडियम में रखा गया हो, तो उस समय क्या होगा। एंड इमेज इज रियल, ये भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। रियल होना चाहिए। उसके लिए हमने जो है एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया। ये पूरा सॉलिड है आपका यहाँ पूरा, ठीक है। ये एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है क्योंकि उभरा हुआ है। इस पर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। यहाँ पर हमने जो है इसका ऑप्टिक सेंटर डिसाइड कर लिया। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। चूँकि इसका कर्वेचर इधर है तो इधर ही कहीं हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी सी से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है इतनी बात। अब हमारा टारगेट क्या है, हमने इसमें अभी कहा था एजम्पशंस में कि इसका अपर्चर बहुत स्मॉल होगा, जो कि चूँकि दिखाने के लिए आपको इमेज को इतना बड़ा हमने लिया हुआ है। दूसरा एजम्पशन था कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा और वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ए है, ठीक, और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो सरफेस से जो है वो यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओ से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस है वो यू से रिप्रेजेंट की जा रही है। क्लियर है इतनी बात। अब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, दो लाइट रेज निकलती हैं। एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगा, एरो मैं इस पे बना दे रहा हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, एकदम बिना डेविएट हुए सीधा जो है चलता रहेगा। इधर भी एरो बना दिया मैंने, ये जा रहा है, ये आपका सीधे निकल जाएगा, जाता रहेगा, ठीक। दूसरी लाइट रे हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से पड़ा यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इसका नाम हम एम रख ले रहे हैं। इस पॉइंट एम पर इंसिडेंट हुआ दूसरा लाइट रे जो कि ऑब्जेक्ट से आ रहा है। ये दोनों लाइट रे जहाँ पर भी मिलेंगे वहीं इमेज फॉर्म होगा। तो आइए, जब ये इस सरफेस पर पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आपको पता है कि जब भी किसी पॉइंट पर अगर आप स्फेरिकल सरफेस पर, जैसे ये स्फीयर है और हम जो है इसके सेंटर से यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं या टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो टेंजेंट हमेशा नॉर्मल पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब कि अगर ये सेंटर से जो लाइन यहाँ पे ज्वाइन की जाए उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो यहाँ एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब कि स्फेरिकल सरफेस पर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उसको क्या करना होगा, आपको सेंटर से ज्वाइन करना होगा। सेंटर से जो आने वाली लाइन होगी वो कर्वेचर पर हर एक पॉइंट पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसका मतलब यही वाला आपका क्या है, नॉर्मल है। ये जो लाइन दिख रहा है सीधा एम पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपका नॉर्मल यही है, ये डॉटेड लाइन, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। और नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल के बीच को हमने क्या मानना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दैट्स वाई एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड आई। इट्स ओके।
अब क्या है, रेयर से जब डेंसर मीडियम में जाएगा लाइट तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। ये आपका नॉर्मल है तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल, जाना तो इधर चाहिए था लेकिन ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। बेंड हो गया टुवार्ड्स नॉर्मल, जाना चाहिए था इधर लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ तो इधर आ गया। अब थोड़ा करेंगे बेंडिंग कम करोगे तो और दूर जाके मिलेगा। और ये लाइट रे आपका पहले से जा ही रहा था, यहीं पर जाकर ये क्या फॉर्म कर लेगा, इमेज। और इमेज का डिस्टेंस जो है ऑप्टिक सेंटर से होता है v, इमेज डिस्टेंस। ये हो गया आपका v, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं μ2 है, और बाहर जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने सपोज कर लिया μ1 है, ठीक ना। ये डेंसर मीडियम है यानी लेंस है, और ये रेयर है, एयर भी हो सकता है, ये वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखा जो जाए तो क्या होगा, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे r, ठीक है। यहाँ पर एक काम और करना है, हमें जो है इस एंगल को हमें अल्फ़ा चूज़ करना है, खुद एज्यूम करना है। ये आपका जो हो जाएगा वो बीटा, जहाँ इमेज बनेगा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा उसे हमें गामा नोट करना है, ये हमें एज्यूम करना है। लेट एंगल MAO इज अल्फा, एंगल MCO इज गामा, एंड एंगल MIC इज इक्वल्स टू बीटा। ये हमने जो है इतना चूज कर लेना है खुद से, ठीक ना। एक जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसका वैल्यू हम n लिख ले रहे हैं यहाँ पर, mn हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, ड्रॉ mn perpendicular to principal axis। ओके, अब हम यहाँ पे वर्क स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे। लेट अस कंसिडर अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हैविंग optic center O and draw a principal axis, and let us consider an object A from which two light rays, one is going along principal axis which is undeviated and another one is incident at point M. Draw normal CM at point M, then I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, and after refraction both light rays meet at point I where image is formed. The object distance is u, radius of curvature is r, and image distance is v. mu1 and mu2 are the refractive indices of these mediums. Then let us start the derivation. Here this line CM is produced along this direction. CM जो है यही आपका जो है सीधे इधर आया हुआ है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC, AMC। इसमें जो है आप देख रहे हो तो ये जो CM लाइन है वो प्रोड्यूस की गई है, CM is produced। CM को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएं, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप जानते हैं, कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल जो है वह उसके करीब वाले एंगल को छोड़ करके रिमेनिंग दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर ये साइड इसका प्रोड्यूस किया गया है तो ये एंगल आई एक्सटीरियर हुआ, और एंगल आई जो होगा वो गामा और अल्फा के इक्वल होगा। मतलब है
एंगल आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा गामा, अल्फ़ा प्लस गामा लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं हम, CMI, ट्रायंगल CMI, ये CMI एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है जिसका ये ट्रायंगल साइड IC जो है प्रोड्यूस किया गया है, यही सीधा साइड प्रोड्यूस हुआ है। तो ये गामा जो हुआ वो एक्सटीरियर एंगल हुआ। अगर गामा एक्सटीरियर एंगल हुआ तो इसके पास वाला ये एंगल छोड़ के रिमेनिंग दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है, उसी बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से मैं लिख रहा हूँ सीधे गामा इक्वल्स टू R प्लस बीटा, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, R को सब्जेक्ट कर लें तो R इक्वल्स टू मिल जाएगा, बीटा को इधर भेज दिया जाए, गामा माइनस बीटा। क्लियर इतनी बात? यहाँ से एंगल I पता लग गया और यहाँ से हमने एंगल R पता कर लिया, ये दो एंगल हमें पता लग गए, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो इंसिडेंट रे से, रिफ्रैक्टेड रे से और नॉर्मल पर जो एंगल बनते हैं ये, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा, ये बड़े स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 10 अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकते हैं हम यहाँ पर। आपको मैंने बताया था कि जब ये एंगल स्मॉल होगा तो 10 अल्फ़ा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ अल्फ़ा लिख सकते हैं। और अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फ़ा के सामने परपेंडिकुलर है mn और बेस है an, ठीक है। बेस है आपका यहाँ पर an। दूसरा हमारा यहाँ पर है 10 बीटा इक्वल्स टू, 10 बीटा को हम किसके इक्वल अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, बीटा के, और 10 बीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा परपेंडिकुलर mn अपान in, ठीक है। 10 गामा भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 10 गामा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा गामा के, और ये गामा जो है वो इक्वल होगा mn अपान cn के, ठीक है। mn अपान cn के इक्वल हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों के वैल्यूज़ मिल चुके हैं, लेकिन एक काम और हमने यहाँ पर एजम्पशन किया था कि जो ये अपर्चर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है। अगर ये बहुत ही स्मॉल होगा तो आपका m पॉइंट बहुत क्लोज होगा, और m पॉइंट से जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो n जो है o के बहुत क्लोज होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस अपर्चर ऑफ spherical surface is too small। एपर्चर हमने बताया था जंक्शन में कि एपर्चर जो है बहुत स्मॉल होगा, तो जो n पॉइंट है, यानी कि मान लीजिए आपका जो कॉन्वेक्स सरफेस है इतना ही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो m पॉइंट आपका बहुत नज़दीक होगा अगर छोटा अपर्चर है। चूँकि फिगर में देखने के लिए मैंने बड़ा बनाया है, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो o के बहुत क्या आएगा, एकदम क्लोज आएगा। n जो है वो o के बहुत नज़दीक होगा, यानी कि n और o पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इट मीन्स अपर्चर अगर बहुत छोटा है तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, n एंड o आर वेरी क्लोज। n पॉइंट और o पॉइंट जो है बहुत एक दूसरे के क्या होंगे, नज़दीक होंगे। और जब नज़दीक होंगे तो क्या मिलेगा हमें,
n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, o भी लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू mn अपान ao, बीटा इक्वल्स टू mn अपान in है, mn अपान in की जगह हम लिख सकते हैं io, ठीक है। और गामा इज इक्वल्स टू है mn अपान cn, तो हम इसको लिख सकते हैं co। जहाँ जहाँ n था, क्योंकि n और o बहुत क्लोज होंगे तो हम n को रिप्लेस करके o से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इतना जो है आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं एट पॉइंट m पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। m पॉइंट यहाँ पर है, तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये हम लिख सकते हैं ऐसा। और इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपान μ1 इक्वल्स टू साइन अपान साइन, ऊपर नीचे दोनों क्या कर देंगे, साइन लिख देंगे। और आपको मैंने बताया था 2 नीचे है तो सेकेंड मीडियम में जो एंगल होगा वो नीचे, सेकेंड मीडियम में जो एंगल है वो r है, और फर्स्ट मीडियम में जो एंगल है वो i है। अब जो है इसका काम ख़त्म हो गया, इसको चाहे तो आप हटा सकते हैं, इन्हीं की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि साइन i जो है बहुत स्मॉल एंगल होता है, इसलिए साइन i इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिर्फ i, और साइन r इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं सिर्फ r। हमारे पास मिल गया μ2 अपान μ1 इज इक्वल्स टू i अपान r। अब जो है आगे करने के लिए मैं इधर इरेज कर ले रहा हूँ, आप जो है नोट कर लेंगे वहाँ तक। इधर इरेज मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास i इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा एक वैल्यू में, वहाँ से अगर हम सॉल्व करें μ2 अपान μ1 इज इक्वल्स टू i अपान r, μ2 अपान μ1 इज इक्वल्स टू i अपान r है। इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा μ2 r इज इक्वल्स μ2 इंटू r इक्वल्स टू μ1 इंटू i, ठीक है। अब i और r की जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, यहाँ पर i का वैल्यू हमने निकाला है गामा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा, वैल्यू पुट कर देते हैं। μ2 r का वैल्यू है यहाँ पर गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू μ1 अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। अब हम इनको चाहें तो मिटा सकते हैं, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर लिए, ठीक। अब जो है यहाँ पर देखा जाए ध्यान से, μ2 गामा का वैल्यू वहाँ से देखिए क्या है, mn अपान co, वहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ गामा की वैल्यू, माइनस बीटा का वैल्यू देखिए वहाँ पर क्या है, mn अपान io इक्वल्स टू μ1 अल्फ़ा इक्वल्स टू mn अपान ao प्लस है यहाँ पर गामा है mn अपान co, ठीक है। इसमें देखेंगे तो न्यूमरेटर में यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं। इधर कॉमन लोगे और इधर भी कॉमन लोगे, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, दोनों साइड्स में है, दोनों अलग अलग साइड्स में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा μ2 मल्टीप्लाई करते हैं μ2 1 अपान co माइनस 1 अपान io, यहाँ से mn कॉमन ले लिया गया और इधर से भी कैंसिल हो गया वो, यहाँ बचेगा μ1 1 अपान ao प्लस 1 अपान co, ठीक है। अब जो है
μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा μ2 अपान CO माइनस μ2 अपान IO इक्वल्स टू μ1 अपान AO प्लस μ1 अपान CO। ठीक है, अब जो है μ2 अपान CO है, चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम देख करके। CO यही है, CO मतलब कि R। अब R की वैल्यू देखें पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो ऑप्टिक सेंटर से अगर C को देखें हम तो इधर की तरफ है और रेज भी उधर ही जा रहे हैं, तो इनको हमें पॉजिटिव लेना होगा। μ2 अपान प्लस R, CO का वैल्यू प्लस R हो गया, माइनस μ2 अपान IO को भी हम अगर मेज़र करेंगे तो O से मेज़र करेंगे, I इधर की तरफ है, रेज भी उधर ही जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव लिया जाना है इसको भी, ये भी पॉजिटिव हो गया। V इक्वल्स टू μ1 AO का मतलब O से आप A तक मेज़र करोगे, ऑप्टिक सेंटर से मेज़रमेंट करना है, तो ऑप्टिक सेंटर से मेज़रमेंट करेंगे तो ये इधर की तरफ होगा, जबकि इंसिडेंट रे उधर जा रहा है, अपोजिट है, तो इसको हमें क्या लेना होगा, माइनस U। देखिए AO तक की वैल्यू माइनस U हो गया, प्लस μ1 अपान CO तो ऑलरेडी हम देखे थे, CO है प्लस R होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इनको हम। यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, तो इन दोनों टर्म्स को जो है एक साइड में हम कर लेते हैं, इसको हम इस साइड में ले आएँ या इसको इधर ले चलते हैं, इसको हम उधर लेके चलते हैं, हमें मिल जाएगा μ2 अपान V, माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, ये उधर गया तो ये हो जाएगा आपका माइनस μ1 अपान U। ठीक, ये और ये दोनों इसी साइड में हो गए, इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो μ2 अपान R पहले से यहाँ पर है, और ये जब इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस μ1 अपान R। ये μ2 है ना, μ2 अपान V है, ये हो जाएगा μ2 अपान V माइनस μ1 अपान U इक्वल्स टू, इनमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं एक जगह R, और ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1। यही हमारा जो है UV और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन है। इन पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है μ2 अपान V माइनस μ1 अपान U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपान R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट्स ओके। नाउ today's class is over. Thank you. Have a nice day.